मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज का शो बड़ा ख़ास है क्योंकि हमने हर उस ख़ास बंदे को, फ़र्द को एक्नॉलेज करना है जिसके बिना हमारा दिन अधूरा, हमारा काम अधूरा। यानी अगर मजदूर ना हो, स्किल्ड वर्कर ना हो, काम करने वाला ना हो, तो ना हमारा घर तैयार हो, ना ये छत हो, ना ये सेट हो, ना ये सोफ़ा हो, ना ये टेबल हो। उनकी वजह से ये घर सजता है, उनकी वजह से हमारा पूरा मुल्क चलता है। जो हमारी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एक मज़दूर की है, मेहनत कश की है, जिसको आज एक्नॉलेज करने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका दिन, मज़दूरों का आलमी दिन। आज हम इसकी मुनासबत से पूरा शो भी करेंगे। हम उनको वाकई दिल से एक्नॉलेज करते हैं। इट्स नॉट जस्ट वन डे, इट्स नॉट जस्ट वन शो, इट्स नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर शो या ये सेगमेंट। हम जनरली भी बड़ा दिल से कहते हैं कि मज़दूरों से चल रहा है पाकिस्तान, मज़दूरों से चलती है ये दुनिया। चूँकि वो सुबह से लेके शाम तक, छुट्टी हो ना हो, मौसम सख्त हो, जैसा भी हो, वो करते हैं काम और उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हम एक्नॉलेज करते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके तमाम कामों की, उनकी स्किल्स की, उनकी मेहनत की, जितना कुछ वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विसेज हम वो सब काबिल एहतराम हैं। उन सब की हम कदर करते हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन आज ये सवाल हम सब ने अपने आप से करना भी है कि ये बातें हम क्या एक दिन के लिए कर रहे हैं या हम थ्रू आउट पूरा साल हम इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। आज जरा हम मिलकर रिफ्लेक्ट भी करेंगे क्या गलतियां, क्या कोताहियां हमसे होती हैं मजदूर तबके को लेकर, और ऐसा कौन सा तबका है जिसे हम मजदूर की कैटेगरी में भी नहीं ला रहे होते। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि अच्छा ये भी मजदूर है। क्या वो जो राइट्स हैं जो कि हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं, क्या वो जो लॉज जो भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी राइट्स हैं उनके, क्या हम अपने अपने लेवल पर वो राइट्स मजदूर तबके को प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। ये सारे सवालात आज हम सब ने मिलकर अपने आप से कर रहे हैं, क्योंकि आज जिनका दिन है वो आज भी सड़कों पे हैं और हम छुट्टियां मना रहे हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, बे यारो मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हम सब मिलकर मना रहे हैं मज़दूरों का आलमी दिन, और यकीनन इस मुनासबत से बहुत सारी बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमारे रवैयों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है जिस तरह हम मज़दूर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में मज़दूर का एक डिफरेंट डेफिनेशन भी बाज़ औक़ात आ रही होती है कि जो पूरा दिन मजदूरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इमेज हमारे माइंड में आ रहा होता है।
कुछ ऐसे लेबर भी होता है जिसको हम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे होते, जिसको हम इस तरह से ध्यान भी नहीं जिसके ऊपर दे रहे होते, और हम उसे बेसिकली मजदूरी समझ भी नहीं रहे होते। अब इस मामले पे शुएब अगर देखा जाए तो दो राय रखी जा रही होती हैं। मैं बात करी हूँ ये जो आजकल पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि गोल्डन मैन एंड सिल्वर मैन, ये जो खड़े हुए होते हैं स्पेशली बड़े-बड़े इशारों शहरों पे में खड़े, हमने देखा है, बड़े-बड़े कराची शहरों में, हमने इस्लामाबाद देखा में, है, लाहौर में हमने देखा है। इशारों पे खड़े हुए होते हैं, जगहों पे खड़े हुए होते हैं, एक डिफरेंट पोज कर रहे होते बिल्कुल हैं, मुजस्समे बने होते अच्छा मुजस्मे बने हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये देखो कितना मुश्किल काम है, ये मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं और वो लोग ज़रा उनकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। Yes. कुछ लोग होते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि ये मांगने का एक नया तरीका है। हालांकि ये अब आई डोंट, देखिए अब दो पर्सपेक्टिव है, हमें दो पर्सपेक्टिव जो है वो रखने ही रखने हैं आप सामने। बिल्कुल से आप राय भी दीजिए, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव इसमें ऐड जरूर हम करते हैं। देखिए मांगना क्या है, या भीख की जब बात करें, जब कोई आपके आगे हाथ फैलाए आपसे मांगे, जिस तरह हम देखते हैं इशारों पे बार बार नॉक करना, बहुत से ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करना, बहुत से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि फिर आप उनको दे रहे होते हैं, वो अपनी जगह, या समटाइम्स घरों के बाहर आप देखते हैं आ जाते हैं। लेकिन जो बात आपने की दैट्स वेरी राइट, दो पर्सपेक्टिव होते हैं और रखने भी चाहिए। लेकिन जो कि आज मजदूरों के आलमी दिन की बात हो रही है, तो हम चलें फॉर नाउ इसको समझते भी हैं कि एंटरटेनमेंट के तौर पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो इस फन का इस्तेमाल करते हैं। वो पूरा गेटअप करना व्हिच इज वेरी वेरी टफ एक्चुअली, इट्स एक आर्ट है। अच्छा, अब मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी, आप किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो जो स्ट्रीट साइड पे हम देख रहे होते हैं, सिंगर्स गा रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, किसी फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं, हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम उनके साथ मिल जाते हैं। पाकिस्तानियों का भी बता रही हूँ, ठीक है, वहाँ के तो हैं ही हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, गा भी रहे होते हैं, तो कोई डांस करे उनके साथ मिलकर डांस भी कर रहे होते हैं। कोई आर्ट है तो उसको एक आर्ट समझ के वीडियो बना के वो कि ओ माय गॉड इट्स एन आर्ट। हमारे इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और वही चीज़ अगर हमारे मुल्क में कोई कर रहा होता है तो उसको ये ना रुख दे दिया जाता है कि ये तो भीख मांग रहा है, ये मांगने का नया तरीका है, या ये क्या चीज़ें शुरू की हुई हैं। ये बातें, ये हमारा माइंडसेट है, ये वो माइंडसेट है जिसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। तो आज के इस सेगमेंट में हमने गोल्डन मैन को बुलाया, हमने कहा ज़रा पूछें उनसे उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात, क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कहाँ कहाँ ट्राई किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या ख्वाब थे, क्या कोशिश की जो नहीं हुआ और यहाँ तक पहुँचे। एज अ गोल्डन मैन वो आप किसी अगर एक जगह पे खड़े होते हैं, मौसम की परवाह किए बगैर खड़े होते हैं और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, और अपने इस फ़न के एवज़ अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो ज़रा उसी से उनका गुजर बसर हो रहा होता है। तारिक हनीफ हैं, 4 साल से गोल्डन मैन के तौर पर हमें नज़र आते हैं। एक स्पेसिफिक इनकी जगह जहाँ पे खड़े नज़र भी आते हैं मुख्तलिफ पोजेस के साथ, लोग वहाँ से गुजरते हैं, इनको देखते हैं, दाद देते हैं इनके इस काम की, क्योंकि वो एंटरटेन होते हैं। स्पेशली बच्चे गुजरते गुजरते लाजमी कहते हैं हमें रुकना है ज़रा 1 मिनट को और पिक्चर बनवानी है उनके साथ। एब्सोल्युटली। तो आज हम आपकी मुलाकात हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल मुजस्समे के तौर पर आप उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, आप भी जल्दी में होते हैं, रुकते नहीं है, बात नहीं करते। तो उनकी कहानी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे, कितनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी है, आज हम इस पे बात करेंगे। तारिक को हम करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम तारिक, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी पूरा दिन काम होता है एक इम्पॉर्टेंट, और आपने वो वक्त दिया हम लोगों को। तारिक, किस तरह देखते हैं आज के दिन को, जब भी हर साल मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा होता है, आपके क्या ख्यालात होते हैं उस टाइम? सबसे पहले तो बात यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस भी होता है कि मज़दूर डे एक ऐसा डे होता है कि जितने भी गरीब तबका लोग होते हैं मज़दूर, उनको चाहिए कि रेस्ट करना, सुकून करना, क्योंकि मज़दूर डे है। तो खुशी की बात यह है कि सुकून करना, लेकिन खुशी में साथ ही जो है ना वो परेशानी में बदल जाती है कि जितने भी मज़दूर तबका है वो फिर भी रोडों पे ही खड़े होते हैं, अपनी कोई ना कोई मजदूरी के लिए निकलते हैं कि यार मुझे कोई ना कोई मजदूरी मिल जाए। अपनी कहानी तो सुनाए, क्या पढ़ा, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कब कब कोशिश की कि काम करूँ, कहाँ कहाँ पे आप फेल हुए, फिर आपने 4 साल पहले ये डिसाइड किया, और वो क्या मामला था कि डिसाइड किया कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा हूँ, मैं गोल्डन मैन के तौर पर सामने आऊँगा? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो है ना ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा गरीब घराने से है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी मेरे अम्मी अबू ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे पढ़ाने की, ठीक है। तो जैसा घर का निज़ाम था बहुत मुश्किल, मैं 5 तक पढ़ा हूँ, ठीक है। उनकी कोशिश थी कि मज़ीद मैं पढ़ सकूँ, लेकिन मुझे भी आगे नज़र आ रहा था कि घर में अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो कि अगर कोई मजदूरी या अर्निंग वाला सीन हो तो कोई इशू नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी इशू नहीं था।
तो फिर मैंने कोशिश की कि जब मैं 5 पढ़ा हूँ फिर मैं मज़दूरी वाली साइड पे आ गया कि कहीं काम कर लूँ या कोई जॉब कर लूँ ताकि थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, ताकि हमारे घर का निज़ाम चलता रहे। तो जहाँ पे भी मैंने नौकरी की है, अगर मज़दूरी की है तो 2 महीने 2.5 महीने की है। फिर वो जो है ना कोई भी शॉप थी या कोई भी काम था तो उन मालिक ने कहा कि यार बस ठीक है, अभी हम नहीं, मज़ीद हमारा काम नहीं चलता, तो हम जो है ना जैसे हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा तो हम मज़ीद आपको फिर बुला लेंगे। तो ऐसा सालों साल गुजर जाते रहे, लेकिन कोई भी मुझे आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया कि यार आपकी ज़रूरत है आप आ जाएँ। तो ऐसे तकरीबन मैंने काफ़ी अर्सा मैंने धक्के खाए हैं और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की काम की, लेकिन जब तक मुझे कोई भी रिस्पॉन्स किसी साइड से नहीं आया तो फिर मैंने एकदम सोच चेंज कर ली कि यार हमारे बाहर कंट्री में जो है गोल्डन मैन, सिल्वर मैन स्टैचू खड़े होते हैं, क्यों वो वहाँ पे एंटरटेन करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं, तो हम क्यों ना पाकिस्तान में भी ऐसा एक एंटरटेनमेंट ले आएँ ताकि हमारे साथ हमें देख के बच्चे बड़े खुश हों, वीडियोस बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, ताकि वो एंटरटेनमेंट कर रहे हो जाए, तो एंटरटेन हो जाए। तो आपने उसके बाद ये पूरी आपकी जर्नी थी जिससे आप डिसाइड आपने किया कुछ। पहला दिन याद है जब ये गेटअप किया था? बिकॉज जिस तरह भी हम देख रहे हैं कितना मुश्किल काम है, बार बार हम देख तो रहे होते, गुजरते हुए हम कमेंट भी कर रहे होते हैं कि कैसे इतनी गर्मी में या इतनी ठंड में, स्पेशली मैं गर्मी की बात करूंगी कि गर्मी में किस तरह से ये कलर किया हुआ है या इस तरह के कपड़े पहने हुए और तेज धूप में एक स्टैचू बन के खड़े होना, ये एक यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। पहला दिन जब ये कॉस्ट्यूम डिसाइड किया, किस तरह इसको बनाया, उस टाइम क्या ख्यालात थे, क्या सोच आ रही थी उस टाइम जहन में? जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी इंसान जब काम करता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मुश्किल का अगर सामना इंसान करता है तो आगे आसानी मिलती है। तो जब पहले दिन मैं बना था ना, यकीन माने कि गर्मी का दिन था, जून का मंथ था, तो मैं जब बना तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि यकीन माने ये ड्रेसिंग हमारा जो होता है इसमें सचमुच अगर तूफ़ान भी है ना तो अंदर हमें हवा नहीं लगती। हम हमारा जिस्म टोटली पसीने के साथ भीग गया होता है। वो पेंट के बिल्कुल इंसुलेशन हो जाती है, हवा भी नहीं उस तरह से जाती। जी जी। तो जब खड़ा हुआ ना तो मेरे से आधा घंटा भी खड़ा नहीं हुआ जाता था, लेकिन मुश्किल मजबूरी फिर आपको पता है कि वो हर काम करवा देती है। सही बात। तो फिर मजबूरी थी मुझे, मेरी सोच थी कि जब तक मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो फिर मजबूरन मुझे वो गर्मी का भी सामना करना पड़ा। तो यहाँ तक कि सर्दी अगर होती है तो सर्दी का भी हमें सामना करना पड़ता है, अगर गर्मी होती है तो गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उसकी वजह मेन ये होती है कि हम गरीब हैं, मजदूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं भी करते, तो हमारे लिए हम सबके लिए अच्छी सोच रखते हैं कि यार थैंक यू इनका, हमें जो भी सपोर्ट करते हैं। बाकी मुश्किलात तो फिर मुश्किलात है। अच्छा, जो सबीन ने भी सवाल किया मैं उसमें ऐड करूँगा, वो पहला दिन जब ये गेटअप किया था और घर में किया होगा, घर पे ही किया था? नहीं, वो मैंने बाहर किया था, क्योंकि घर में तो इस वजह से नहीं किया था कि घर से करके निकलूँगा तो लोग देखेंगे कि तो आपके मोहल्ले में या आपके फैमिली में या किसी को पता है कि आप इस गेटअप में होते हैं? जी स्टार्टिंग तो पहले नहीं था पता। फिर जब मैं बनता रहा फिर वो उन्होंने यूट्यूब पे देखा, टिकटॉक्स पे देखा, मीडिया, फिर वो सोशल मीडिया पे भी देखते रहे क्योंकि इंटरव्यू लेते रहे। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे देखा तो वो एक चौंके कि ये क्या आप बन गए हो। नहीं, अदरवाइज आप गेटअप घर से नहीं करते? नहीं, मैं बाहर नहीं करता हूँ। बाहर करते हैं और फिर गेटअप चेंज करके घर वापस जाते हैं? हाँ, चेंज करके घर जाता हूँ। जिन्हें जब घर से निकलते हैं वो तारिक होते हैं। जी बिल्कुल। कहीं जाते हैं, गेटअप चेंज करते हैं, एक आइडेंटिटी चेंज, मुजस्मा बन गए हैं, अपना जो भी काम किया वो किया, फिर दोबारा गेटअप चेंज किया, बिल्कुल अपने पेंट को उतारा और फिर वापस घर गए, वापस तारिक बन के। जी बिल्कुल। बच्चों को पता है, 3 बच्चे हैं आपके? जी जी। बच्चों को पता है कि उनके जो बाबा हैं वो गोल्डन मैन है? नहीं, उनको अगर पता हो तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बातें करें, लेकिन बच्चों को अगर बताना है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि वो मायूस हो जाते हैं बच्चे कि हमारा पापा इतनी गर्मी में, इतनी धूप में हमारे लिए इतनी अर्निंग कर रहा है हमारे लिए, तो
ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इनको रोक दें, समझाएं कि ये काम आपके लिए अच्छा नहीं तो है। फिर क्या बताते हैं जब बाबा, क्योंकि अक्सर स्कूल में पूछा जा रहा होता है या वैसे भी लोग पूछते हैं ना कि आपके बाबा क्या करते हैं, जी, तो आप क्या बताते हैं? मैं बस ये कहता हूँ कि नॉर्मल सी मैं मजदूरी करता हूँ ऑफिस में, वहाँ पे नौकरी करता हूँ, तो वो सैलरी या कोई टिप शिप मुझे मिल जाती है। हाँ। तो बस मैं आ जाता हूँ। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा पर्सपेक्टिव में अपना, बिकॉज आपके जो हालात हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आपके घर के या आपके बच्चों के। हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं यहाँ बैठ के, या सवाल कर सकते हैं या बातें कर सकते हैं, उस लेवल पे जाके बात नहीं कर सकते। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर प्रोफेशन, हर काम जिसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, वो इज्जत और एहतराम का काम है, वो रिस्पेक्टेबल जॉब है। मैं चाहती हूँ कि आपको ये बात पता हो कि आप जो कर रहे हैं, आपकी जॉब काबिल एहतराम है। आप अपने बच्चों को नहीं बताते, वो इस वजह से कि उन्हें तकलीफ ना हो कि उनके बाबा गर्मी में खड़े होते हैं, ये एक चीज़ है। लेकिन इस डर से कभी अपने बच्चों से बात ना छुपाइएगा कि आप ये बताएं कि आप गोल्डन मैन हैं। आप एक इज्जत का काम करते हैं, आप एक मेहनत का काम करते हैं, जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं देखिए कर हलाल सकते। रोजी है, हम जो नहीं कर मेहनत से सकते। कमा जो रहे हैं। आप कर रहे हैं वो काम काबिल एहतराम है, ये आप अपने माइंड में जरूर बिठाएं। और यही बात, यही सोच आपने अपने बच्चों को देनी है कि जो काम उनके बाबा करते हैं वो काबिल एहतराम काम है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा बताने का ये मकसद नहीं है बच्चों को कि ये अच्छा काम नहीं है और ये भीख मांगने वाला काम है, तो मैं अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को घर में बताऊं कि मैं भीख काम करता हूं। नहीं, ये सबको पता है, जो सुलझे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सारा पता है कि ये एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, ये अगर मांगने वाला तरीका है तो फिर देखें, अक्सर लोग देख लें, सिंगिंग के ड्रामे हैं, बहुत ज़्यादा शोज है, वो हर इंसान अपना अपना ट्रेंड दिखाता है। हाँ। अपना अपनी अदाकारी दिखाता है। ऐसा ही है। ठीक है, हर इंसान में अदाकारी कोई होती गा है। के, कोई म्यूजिक बजा के, किसी न किसी अंदाज से, अपने अपने अंदाज से। तारिक, लोगों का रिस्पांस क्या होता है? थोड़ा सा वक्त हमारे पास क्योंकि बड़ा कम रह गया। लोग कभी ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे अंदर ना शऊर बड़ा कम है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है अभी। लोगों की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसा एक्ट हुआ हो जिससे आपका दिल भी दुख जाता हो, या लोग प्यार करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं आके, क्या होता है? जी देखें, जो पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमें अच्छे तरीके से वो स्पेशल यहाँ तक है कि दूर जब उनके पास पार्किंग नहीं होती गाड़ी खड़ी करने की, तो हमारे पास दूर गाड़ियाँ खड़ी करके हमारे पास आते हैं, पिक्चर्स देते हैं, वीडियोस बनाते हैं बच्चों की अपनी, और हमें मज़ीद टिप भी दे जाते हैं। तो ऐसे वास्कत लोग होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको इन चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता, वो गाली गलोच भी कर जाते हैं। ठीक है, वो बुरा भला भी कर जाते हैं, लेकिन आज तक हमें ने किसी का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो कर गए तो अपनी ज़बान से, अपने मुंह से वैसे भी अगर हम भी जवाब देंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा? फ़र्क तो रखना ही है। वक्त पर मुख्तसर तारिक, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कितना मुश्किल काम है ये, यानी आप सख्त धूप में, सख्त मौसम में, बारिश में, किसी भी सिचुएशन में ज़रा उसने काम करना है, काम नहीं करेगा चूल्हा नहीं जलेगा। तो वो जो कई मिनट तक एक ही पोज में रहना, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो तारिक, मैं चाहता हूँ कुछ पोज अगर आप हमें बताएं, सिर्फ अपने नाज़रीन के लिए हमें करके दिखा भी रहे हैं आपको, ताकि ये अंदाज़ा भी हो, जो बच्चे भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, और स्पेशली जो अभी आखिर में बात आपने की ना, कुछ लोग आकर डिस्करेज भी कर जाते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल, बहुत ही मेहनत से, बल्कि मैं गिटार आपके पोज में होता है हर पोज में? हाँ ठीक। अच्छा, तो गिटार होगा या बैग होगा, एक चीज़ होगी ना? एक मैं मुख्तलिफ स्टाइल बनाऊंगा। हम यूँ करते हैं, चलें पहले आप बैग के साथ स्टाइल है ना, और सिर्फ इसलिए हमें करके दिखा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि इट्स नॉट कि हम कोई इस वक्त एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव, सिर्फ इसका मकसद है कि बता सकें इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कॉपी करना चाहूँ इस पोज में, तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। क्या पोज है पहला? जी, पहली बात तो ये कि जैसे मैं पोज लगाता हूँ, घंटा मैं प्रॉपर खड़ा हो जाता हूँ, घंटे जी। तो देखता हूँ कि जैसे जो सुलझे हुए लोग हैं वो तो इसकी एक स्टेप करते हैं, ठीक है, और जो मेरी तरह जो नहीं पढ़े लिखे, इतना नॉलेज नहीं रखवाते, तो वो अक्सर तरह तरह की बातें कर जाते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं घंटा खड़ा हो सकता हूँ, आप 5 मिनट मेरे सामने खड़े हो जाइए। 5 मिनट बहुत दूर की बात है, 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। ये देखें, अच्छा ये देखें ना, ये इन्होंने पैर, अब देखें एडी के ऊपर जोर सारा डाला हुआ है,
और ये आम ऐसे फ्रेंड से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये टाई और कोट, ये देखें मेरा जो स्टाइल है। अच्छा, और जस्ट इमेजिन के मौसम कितना खराब हो आज का, अब गर्मी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसी है, गर्मी में तो करना और मुश्किल होता है। सख्त सेकंड गर्मी पोज आ क्या चुकी होता है है। तारिक? अच्छा, या वो पोज जो आप ज्यादा देर रखते हैं जिसमें आपको लगता है कि बच्चे रुक जाते हैं कि हमें पिक्चर लाजमी लेना है, तो हर पोज ही आपका बड़ा कैची है। जी जी। गिटार पकड़ा दूं आपको? जी, गिटार वो ये पोज है कि जब हमारे पास मैं खड़ा होता हूँ तो ये स्टाइल मारते हैं ना, तो हर बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छा स्टैचू है, इसके साथ हम वीडियोस बनाएं या पिक्चर्स बनाएं। ओके। अच्छा, वैसे जो है हमने गोल्डन के साथ गोल्डन ही गिटार देखा था, बट आपने तो काफी उसको कॉम्बिनेशन सिल्वर गोल्डन मैं मिक्स वही है कह रही ना कि बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें लग रहा है। अच्छा, ये जो पेंट आप लगाते हैं बार बार स्किन पे, इससे स्किन खराब होती है? नहीं, ये हमारा मेकअप होता है, वैसे जो ड्रेसिंग पे होता है वो कलर्स होता है, और जो फेस पे लगाते हैं ये मेकअप, तो ये आराम से वॉश हो जाता है। जी जी। ओके। अच्छा, कितनी देर लगती है वैसे तैयार होने में आप लोगों को? बिकॉज एक तो ये एक्ट करना ये तो अपनी जगह पे होता है, बट एट द सेम टाइम इतनी तैयारी करना ओवरऑल किस तरह से मैनेज करते हैं, कितना टाइम लगता है? जी, मैक्सिमम 1 घंटा लगता है मेरा। 1 घंटा लगता है? फिर उसको गेटअप से वापस आने में कितना वक्त? फिर भी 1 घंटा लगता है। तो आप ये देखिए उनके मजदूरी में, उनके काम में 2 घंटे सिर्फ तैयारी की है। 1 घंटा तैयार होना और दोबारा तैयार होना जब आप वाकई उस गेटअप में जाते हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो आज के दिन की मुनासबत से अपने सुनने वालों को, कोई बात जो आप करना चाहते हो? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका गोल्डन मैन हूँ, ठीक है। मेन बात ये कि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता कि मैं एक गोल्डन मैन हूँ, स्टैचू मेरा जो है आप हेल्प करें। मेन बात ये कि जितना भी मज़दूर तकबा है इनकी कम से कम जो है ना आप रिस्पेक्ट किया करें, ताकि ये बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, ये खुशी से बाहर नहीं निकलते। अगर रोडों पे फुटपाथ पे खड़े होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आप बाइक पे चले जाते हैं, गाड़ी पे चले जाते हैं, तो एकदम 10-20 आदमी आपकी गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। वो ऑफ़र करते हैं कि यार मैं इतने में चला जाऊंगा आपके साथ, मैं इतने में काम कर लूँगा। ये चीज़ है, जब वो ये बात करते हैं तो आपको भी एहसास होना चाहिए कि यार ये खुशी से बाहर नहीं निकलते, मजबूरी से ये मजबूरी से निकलते हैं। तो ये चीज़ है कि प्लीज़ हर इंसान की जो है वो मजबूरी होती है, तो मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं जी, ये हमारा आज का पैगाम भी है इस सेगमेंट के थ्रू भी है, ड्यूरिंग द शो भी। थैंक यू तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। हमेशा बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आप काम करें। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और मज़दूरों का आलमी दिन, हम मज़दूरों की बात करें कि किस तरह से मज़दूरों की मदद की जाए। कहते हैं ना, जब आपका दिल बड़ा होता है, आपका किसी को देने को दिल कर रहा होता है, तो उस टाइम पर आपके रिसोर्सेज मैटर नहीं कर रहे होते, सिर्फ ये मैटर कर रहा होता है कि आपके अंदर जज्बा कितना है। अगर एक कहानी आपको ये बताएं कि एक मज़दूर है जो कि मज़दूरी भी करते हैं पूरा दिन, लेकिन बाकी लोगों की मदद भी करते हैं। वो किसी से मदद नहीं मांग रहे होते, बल्कि वो मदद कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे पास मौजूद है। हमने पहले भी शेयर की थी। हमने पहले भी शेयर की थी जी। हम बात कर रहे हैं अरब शाह की, जो कि रिक्शा चलाते हैं खुद, और रिक्शा चलाने के साथ साथ जो है जाहिर सी बात है उससे जो इनकम आती है और या बाकी जिस तरह से भी वो मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेज करने के बाद वो फ्री पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे होते हैं। जो आसपास की बच्चियां हैं उनको स्कूल पहुंचाना, मदरसे पहुंचाना और इस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। और वर्सक रोड पेशावर, वहाँ से इनका ताल्लुक है। जिस तरीके से वहाँ पे काम करें, मैं पहले भी शेयर किया था, लेकिन आज बुलाने का मकसद बड़ा ख़ास है। एक तो ये कि अपने हालात जितने मुश्किल हैं उसमें रहते हुए भी सोशल वर्क का जज्बा, ये तो हम बात करते हैं, लेकिन चूँकि मजदूरों का आलमी दिन है तो उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोच है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कितना चेंज ज़िंदगी में आया है। आज हम इससे मुतालिक उनसे बात कर लेते हैं। अरब शाह ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी चल रही है ज़िंदगी? बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चल रही है। मजदूरी मुश्किल लगती है? बस मजदूरी तो होती है मुश्किल। मौसम जैसा भी हो करनी है। हाँ, जैसे गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, बारिश हो, मजदूरी करनी पड़ती है। हम अक्सर एक बात करते हैं ना कि मजदूर को मजदूरी पूरी नहीं मिलती। आप भी समझते हैं कि ऐसा होता है? बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो रिक्शा चलाता हूँ ना, अक्सर रास्ता 200 का होता है तो कोई 200 नहीं देता, 150 ले लो, 100 ले लो। मतलब रास्ता 250 का होता है, 300 का होता है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो चल करते हैं कि नहीं थोड़ा ले लो, ये ज़्यादा है, ये है। मतलब बात भी करते हैं कि आप जुल्म कर रहे हो, रही सी बात भी करते हैं, तो इंसान को बुरा लगता है बहुत। वाकई हम जहाँ बार्गेनिंग की बात हो रही होती है, हम बार्गेनिंग भी उन जगहों पे जाके कर रहे होते हैं जहाँ पर शायद थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, 20, 30, 40 रुपए, तो शायद या उतना ही दे दें जितना मांग लिया, जितना मांग। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो 20, 30, 40, 50 रुपए से ना आपकी जेब हल्की नहीं होगी, लेकिन किसी की जेब भारी ज़रूर हो सकती है। वो किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक चीज़ होती है। आपके लिए अमाउंट कुछ भी नहीं होती। एहसास की बात होती है जो कि हमारे अंदर शायद बड़ा कम है, ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपके काम में भी आपकी मदद कर रहे होंगे, जिस तरह हमने बताया कि किस तरह से आपके तो चैलेंजेस हैं, उन पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। बट जैसे आप बाकी बच्चियों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे होते हैं, तो ऐसे भी बड़े अच्छे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द जो कि आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत लोग हैं। मैं ख़ुद भी मोमन हूँ और हमारे कबीले का एक आदमी है मिरवेस मोमन, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो पिछले दिन भी मैं उससे मिला था, उसने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको भरपूर तावन करेंगे। हो सकता है कि वो मेरे लिए गाड़ी ले ले। आपकी लास्ट टाइम मुझे बात याद है, आप चाहते गाड़ी मिल जाए। हाँ, मिल जाए बिल्कुल। तो गाड़ी में बच्चों को ड्रॉप भी कर लेंगे और थोड़ा मजदूरी में भी थोड़ा सहूलत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि वो उसने मुझे पिछले दिन बुलाया था। अच्छा। इंशाल्लाह मैं आपको 1 महीने बाद बुलाऊंगा। अच्छा। हमारा एक प्रोग्राम है, तो शायद हो सकता है कि वो मुझे बड़ी सुजुकी दे दे। वो भी हमारे कौम का है, मोमन है। मोहम्मद है। हाँ, मोमन है। और ज़ाहिर है वैसे भी हम देखते हैं नॉर्मली भी ना, आपकी बिरादरी में आप जो कास्ट की बात तो वो अपने कमाने के बाद घर चलाएं, राशन डलवाएं, बिल दे दें, किराया दे दें या फिर तालीम पे लगाएं। इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि सबसे पहले खाना पूरा कर लें। तो आप जैसे लोग हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम करें, बिलखुसूस उन बच्चियों के लिए ऐसे इलाकों में जहाँ पे बच्चियाँ स्कूल इस बुनियाद पे नहीं पहुँच पा रही क्योंकि सवारी नहीं है, तो आप उनके लिए काम करें। अल्लाह करे जी आपका जो ये सफ़र इसी तरह से जारी रहे, बल्कि और गाड़ियाँ तेज़ी के साथ ऐड हो जाएँ ताकि मैक्सिमम बच्चियाँ स्कूल पहुँच। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। माशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। स्पेशली आप आए हमारे पास इस दिन की मुनासिबत से, हमने बात भी की है, पैगाम भी दिया। एक तो मजदूरी बड़ा मुश्किल काम जो कि वो कर रहे हैं, दिहाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, नहीं कभी सवारी मिलती है कभी नहीं मिलती है। 4, 5, 6 सवारियों के साथ उनका दिन गुजरता है, वरना रात 12 बजे तक काम करना पड़ता है। इस दौरान भी डिमोटिवेट नहीं होते हैं। इज़ वेरी पॉजिटिव, मोटिवेटेड कि मुझे भी करना है, साथ में और लोगों को भी लगाया हुआ है कि बच्चियों को स्कूल पहुंचाना है, सोशल वर्क करना है, क्योंकि तालीम अगर होगी तो यही बच्चियां आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कुरकुरे माउंटेन ड्यू। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जिस पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है वो पिछले कई सालों पे सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और उन्होंने एक नया काम किया है। उन्होंने किसान को मंडी से एग्जैक्टली कनेक्ट कर दिया है, अवेयर कर दिया है कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है, कहाँ पे अपने एक्सप्लॉइट नहीं होना। सब्जी मंडी इस्लामाबाद विद मयार, चूंकि उन्होंने ज़्यादा काम उन्होंने इधर ही किया और कई सालों से माशाल्लाह वो कर रहे हैं। खुद तो पीएचडी कर रहे हैं, साथ सब्जेक्ट उनका फाइनेंस है, काम वो इंटायरली डिफरेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। और इसके साथ जो वीलॉग्स वो करते हैं उसमें समटाइम्स हाइब्रिड बीज की बात करना या किसान को मशवरा देना या टेक्नोलॉजी की बात करना, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करना, कैसे अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी मुश्किल से निकल सकते हैं। सो उनका बड़ा फोकस है इस पर। तो आज हमारे दरमियान वो मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बात भी करेंगे कि आइडिया कैसे आया, क्योंकि फाइनेंस इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। वो पढ़ते हुए आई थिंक टाइम भी नहीं मिल रहा होता आपको कुछ और करें, बट ही इज़ एक्चुअली डूइंग दैट वेरी एक्टिवली, जो कि सोशल मीडिया पर वो काम कर रहे हैं। तो अदनान मयार ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। पीएचडी करते करते कैसे ख्याल आया कि ये कर रहे हैं और टाइम कैसे निकल जाता है सोशल मीडिया के लिए? टाइम निकालना ही पड़ता है और ये ख्याल तो मुझे एमएस के दौरान आया, उस टाइम से मैं कर रहा हूँ, बल्कि मास्टर के बाद मैंने शुरू किया। फिर कितने साल हो गए? ये तो 2017-18 से कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। जो इस पेज पे जो इस वक्त रिसेंटली मैं कर रहा हूँ इस पे मतलब ये कंटिन्यूसली, वो तो कभी कभार होता था। अभी इस पे तकरीबन जो है ना 2020-21 से जो है ना मैं कर रहा हूँ। और ये इस पे आपके माशाल्लाह कुछ 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। डेली जाते हैं मंडी? डेली बेस पे। ओके, बहुत से लोगों ने कंटेंट देखा, लेकिन जस्ट टू शो यू कि वो कंटेंट क्या होता है या जस्ट टू एक्सप्लेन, यू थोड़ा सा बताएं कि अच्छा जब रोज मंडी जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह कंटेंट ढूंढते हैं। कि आज मैंने इसकी बात करनी है, स्पेसिफिक होता है कि रेट बताना है। असल में ये होता है ना कि हमारा जो काम है ना, इसका मिसाल ऐसा है जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि न्यूज़पेपर जो है ना एक्सपायर खत्म हो जाता है, वैलिड होता है एक दिन की लाइफ, हर दिन के रेट चेंज हो रहे हैं जी। जो एग्रीकल्चर मार्केट है तो ये मतलब इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है और डेली बेस पे जो है ना फ्लक्चुएशन होती रहती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई बेस पे काम होता है। तो कभी कभार इतना ज़्यादा माल आ जाता है कि एकदम रेट डाउन हो जाता है, और कभी कभार जो है ना माल गायब हो जाता है, जिससे कि आपको पता है मुल्क की सूरत हाल का, रोड बंद होते हैं या कोई और हो जाता है या किसी और मार्केट को हमारे किसान तो ऐसे कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर लाहौर की मार्केट में रेट ज़्यादा है तो सारे गाड़ियों का रुख उसी तरफ कर लेता है, सही। तो रावलपिंडी में माल शार्ट हो जाता है। तो डेली बेस पे लोगों को अपडेट करना
इसमें ये कि फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, ताकि जो है ना आपने देखा होगा कि जी बहुत से, अभी तो बहुत कम होता है क्योंकि अभी लोगों को मैंने काफ़ी जो है ना नॉलेज दी मंडी के हवाले से, बाई जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जो सीक्रेट चीज़ें हैं सारे को डिस्क्लोज कर दिया। अब वो बात नहीं रही। तो पहले तो ये हुआ करता कि मंडी में एक चीज़ जो है ना 20 रुपये किलो है, वो बाहर मार्केट में 100 रुपये पाव बिकता है। तो अब तो जी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है ना काफ़ी काबू में आ गई। आपने तो मिडिल मैन को गर्दन से दबोच लिया है। क्या मैं दुरुस्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए? दबोच तो नहीं लिया है, लेकिन उसको ये कि बताया कि जी आप ज़रा हाथ जो है ना खोला रखे, आराम से सुकून के साथ काम करें। क्योंकि असल मसला पाकिस्तान में मिडिल मैन का है, स्पेशली मंडियों में मिडिल मैन का जो किरदार है, इस पे कई सालों से खैर बात भी हो रही है, लेकिन इसको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी था, जो कि आपने किया है। आड़ती या जो भी हम कहें इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चूँकि एक्सप्लॉइट करते हैं वो, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं। थोड़ा सा अगर आप हमें बता भी सकें, हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, किसान से लेके मेरे घर के पास वाली दुकान तक पहुंचने वाली सब्जी, पूरी एक चेन, ये एक्सप्लेन भी कीजिएगा। आप इसमें कैसे सपोर्ट करते हैं ताकि वो चेन मुनासिब सी रहे कि किसान को भी फ़ायदा और कंज्यूमर को भी नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि असल मसला ये होता है किसान को भी नुकसान होता है, कंज्यूमर भी महंगा लेता है, बीच में कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा रहा होता है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। सबसे पहले ये होता है कि जी पहले ये हुआ करता किसान, यानी इनको डायरेक्टली मार्केट तक एक्सेस नहीं था। ठीक। कुछ लोगों को था जो बड़े फार्मर्स थे, मैं छोटे फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं था। 3-4 फार्मर समटाइम्स जो है ना मिल के गाड़ी लोड करते थे, मंडी पहुँचाते थे। और कुछ जो है ना जो हमारे यहाँ पर जो मैं मतलब ये कि लोकल लैंग्वेज वाला वर्ड्स यूज़ करूँगा, जिसे व्यापारी कहते हैं। ठीक है। व्यापारी का काम ये होता है कि जी या तो व्यापारी 2 काम करते हैं, या तो लोकल मंडी से माल खरीदता है, ठीक है, और मेन मंडी तक पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, क्वेटा, पेशावर हो गया, कराची, ये जो है ना कुछ मंडियाँ मेन होती है, और कुछ इसमें होती है लोकल मंडियाँ, यानी शहरों तक महदूद, तहसील तक महदूद। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जी अपने तहसील तक माल लेके आते हैं या अपने ज़िले तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पर माल, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे माल काफ़ी ज़्यादा होता है, रेट कम होता है। तो फिर व्यापारी क्या करते हैं, या तो उस लोकल मंडी से ख़रीदारी करते हैं, मेन मंडी तक पहुँचाते हैं। वो भी डिमांड और सप्लाई से, इसकी जो मुनाफा होता है वो डिमांड सप्लाई बेस पे होता है। ठीक है। और कुछ जो होते हैं ना डायरेक्ट किसान से खरीदते थे। तो पहले जो है ना किसान को इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था कि जी मेन मंडियों में क्या रेट जा रहा है। और ये ट्रेंड जो था, ये ट्रेंड ये सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना काफ़ी मंडियों में ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। यानी इस हवाले से भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अलग व्लॉगिंग, कुछ फैमिली व्लॉगिंग करता है, कुछ फूड व्लॉगिंग करते हैं, मंडी व्लॉगिंग करते हैं। हमने एग्रीकल्चर बेस पे जो है ना इसको लेके गए। आपने बड़ा डिफरेंट काम किया। हम एग्रीकल्चर बेस पे इसको लेके गए। तो इसमें हम जस्ट ये नहीं बताते कि जी आज रेट क्या जा रहा है, बल्कि हम डिमांड और सप्लाई बेस की भी बात करते हैं। और हम जो है ना फार्मर्स और दीगर इलाकों से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि लोगों को बता सके कि फॉरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन रहेगा, बेहतर होगा या बेहतर नहीं वो होगा। आइडिया हो जाता है, लोग प्रिपेयर भी हो जाते हैं कि अच्छा ये चीज होने वाली है। और उसी बेस पे जो है ना काफी लोग दुआएं देते हैं, दुकानदार बदुआएं देते हैं। मेरा अगला सवाल ही ये था, सोशल मीडिया पे दुकानदार भी होंगे, ग्राहक भी होंगे। जी जी। जब मिक्सर रिस्पांस आता है जी, कैसी फीलिंग होती है? क्या उधर आपको कोई मशवरे दिए जा रहे होते हैं दुकानदार की तरफ से कि ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? अजीब अजीब तरह तरह के जो है ना जुमले सुनने पड़ते हैं। बता नहीं दीजिएगा जुमले, लेकिन फोन उठा के जो है ना सीधा फोन उठाता हूँ, सीधा कह देते हैं खुदा तुम्हें गर्क करे। और कोई जो है ना सीधा फोन उठा के अल्लाह बहुत मतलब ये कि बेहतरीन दुआएं देते हैं। अच्छा। और ज्यादातर लोग जो है 95% दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के ये अच्छी बात है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी हुकूमत कीमतों का इदराक करे, वो होनी चाहिए, तय्युन करें और सब कुछ वही। लेकिन इशू ये होता है इसके अंदर कि जब हर किसी ने रेट अपने लगाए हुए, तो उसमें क्या किया जाए फिर? जी जी। जैसे नरखनामा आ तो जाता है, लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, अपना ही नरखनामा चल रहा होता है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि बीच में 5% ऐसे भी जो कि आपको डिस्करेज भी कर रहे होते हैं, कोई थ्रेट तो नहीं कभी किसी ने किया, व्यापारी मिडिल मैन ने कभी कोई थ्रेट किया हो कि मत आना इस मंडी में, तुम्हारी वजह से हमारा वो मुनाफा नहीं है जो हम कमाते थे? काफी काफी ज्यादा बहुत से अभी भी ऐसे जो है ना मिडिल मैन है, वो कहते हैं हमारे पास तक भी नहीं आना, यानी दूर दूर से भी कैमरा हमारी तरफ नहीं करना। ऐसे हैं, बहुत से है। असल में इशू ये होता है कि ना
फार्मर्स को पता चल जाता है, उनका माल उनके पास होता है या कुछ और होते हैं, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन कुछ अभी जो है ना वक्त के साथ अब क्योंकि हमारे थ्रू भी लोग माल लेके आते हैं। अच्छा। तो और अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर यहाँ पे आप उजागर होगे, यहाँ पर चमकोगे, तो दीगर जो है ना लोग पसंद करते हैं आपको। मंडी वाले सारे लोग जो हैं अब ये आपकी शक्ल पहचान चुके हैं जी, सोशल मीडिया के थ्रू भी और जी, वैसे जी। भी। कोई मुश्किल वहाँ खड़ी होती है शूट करते हुए जब आप लोग जाते हैं? ऑब्वियसली कैमरा होता है, क्योंकि उस टाइम भी बड़ा एक अगर एक मॉब आ जाए, आप उस टाइम क्या कर सकते हैं? इतने सारे दुकानदार इकट्ठे हो जाए। जैसे वो कह भी रहे ना कि व्यापारी थ्रेट करते हैं कि मेरी तरफ मत आना, कैमरा मत आना, इस तरह का थ्रेट और भी इंसिडेंट्स होते होंगे ना कि ग्रुप बना के आ जाते हो और मुश्किल होती हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्त के साथ ज़्यादातर जो है ना सपोर्टर बन गए। ओके। तो लोग जो है ना खुश होते हैं अभी। मतलब बाकायदा मैं जब शूट करता हूँ ना, मिसाल के तौर पर आपका स्टाइल है, आपकी तरफ आता हूँ तो शुएब जल्दी कहते हैं यार इसके बाद मेरा भी कर लेना। मशहूर भी तो हो रहे हैं ना, समझा करें ना। अब जो है ना टाइम बदल गया, अब टाइम थोड़ा बदल गया ना। ये वैसे उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो वाली बात है कि नाम क्या नाम होगा तो बदनाम क्या था, पता नहीं क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना क्या होगा, नाम होगा ऐसे ही है। लेकिन अच्छा मुझे ये पता है कोई एग्जांपल अगर देना चाहिए, जैसे रमजान में भी हम देखते हैं पिछले कई सालों से वो मुहिम भी चलती है ना, बाइकआउट मुहिम, इसलिए कि प्राइस कम हो जाए। कोई एग्जांपल अगर किसी एक सब्जी या फ्रूट की आप देना चाहें कि अच्छा उस वक्त में ये हुआ कि वो सब ये कीमत थी, लेकिन आपने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, लोगों के सामने मामला रखा, किसान तक बात पहुंचाई, कंज्यूमर तक बात पहुंची, तो वो रेट अलाइन हो गया। जी, असल में बात ये होती है ना, आपने अक्सर रमज़ान मुबारक में या ईद के दिनों में या ईद उल फितर आता है या मतलब बकरा ईद आता है, तो चीज़ों की खासकर जो उन ईद से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह के सबसे पहले रमज़ान मुबारक शुरू होते ही सबसे पहले जो दचका लगता है ना, वो केला मार्केट को लगता है। क्योंकि अब ये है ना कि इसके पीछे माफिया वगैरह कोई नहीं है। अच्छा, जिन्होंने इकनॉमिक्स पढ़ी है ना, डिमांड और सप्लाई बेस पे गेम होता है। इसमें क्या होता है, कुछ तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, एक मखसूस हद तक। यानी कि जिस तरह के रमज़ान मुबारक शुरू होते ही ना, कुछ दोस्तों ने फार्मर्स ने वहाँ पर केला कटाई रोक दिया। अच्छा, कि नहीं यार, हम रमज़ान मुबारक के करीब केला जो होता है ये कच्चा आता है बाहर से, मतलब ये जो फार्म से आता है ना, ये कच्चा तोड़ते हैं। ये जब वहाँ पर जो है ना पक जाए ना, तो ख़राब केला तस्वर किया जाता है। ओके। और दूसरी बात ये शुएब भाई, आप भी खुद देख ले कि जो केला पका हुआ अगर आप गाड़ी में लोड करोगे और इस्लामाबाद तो खराब तरीन हो जाएगा। कंडोला यार से जो है ना आप केला लोड करके यहाँ तक वो हलवा बन जाता है। तो इसको लेके आता है बाकायदा एक मखसूस टेम्परेचर के ज़रिए जो है ना, अमोनिया गैस के ज़रिए इसको जो है ना पकाते हैं, फिर उसके बाद इसको निकालते हैं और इसके निकालने के भी मखसूस दिन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो खराब हो जाएगा, पक जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है जी कि मिसाल के तौर पर शुएब भाई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके घर में आम दिनों में यक्का दुक्का हफ्ते में 1 या 2 दिन केला आता होगा, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। हाँ, और ऐसे आपके घर में, मेरे घर में 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद एक जो है ना सही बात इंटरवल बना होता है। अब क्या होता है कि रमज़ान मुबारक में हर बंदे का, हर पाकिस्तानी की कोशिश होती है कि जी नहीं हम केला खरीदेंगे, फ्रूट तो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, फ्रूट चाट बनाना है और उसका ये अहम जुज़ है। तो उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर सप्लाई तो वही है, बदल तो नहीं गए गेम, सप्लाई तो वही आ रही है जो ऑलरेडी फार्म पे केला अवेलेबल है, स्टोर पे अवेलेबल है, वही केला आ रहा है। यानी कि 100 केला पहले भी आ रहा था रमज़ान मुबारक से, 100 केला अभी भी आ रहा है, लेकिन अब खरीदने वाले हैं 300, पहले थे 80। सही है। तो कारोबार में ये होता है जी कि मिसाल के तौर पर मेरा भी स्टॉल है, आपका भी स्टॉल है, आपका भी स्टॉल है, आप भी चाहते हो कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड हो और उसको मेरे ही स्टॉल पे तमाम तरह चीज़ें अवेलेबल हो। आप भी चाहते हो, कंपटीशन है, कंपटीशन है, एक ही सेक्टर में और एक ही लाइन में 10 दुकानें हैं, हर कोई कोशिश करेगा कि जी साथ वाले के पास कुछ ना हो, मेरे पास हो, क्योंकि कस्टमर को मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो इसी बेस पे वो तो ओपन सिस्टम होता है, ओपन बोली होती है जी, ऑक्शन होता है, हर कोई हिस्सा ले सकता है। शुएब कोशिश करता है कि जी 110 रुपये मेरे पड़ोस वाले की बोली है, मैं 120 कर देता हूँ। ओके, तो इस वजह से रेट बढ़ जाता है, रेट इस वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये मेन वजह है, ये ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम बेस पे। आपने देखा और रमज़ान मुबारक में अगर लोग चाहते तो सब्जियों के रेट बढ़ाते, लेकिन सब्जियों के रेट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि कोई खाना इतना खास नहीं खाता, ज़्यादातर सब्जियों के रेट डाउन हो जाते हैं। इसी तरह ईद उल फितर के दौरान आलू, प्याज और टमाटर, इन चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। क्या वजह है जी कि हर दुकानदार, मंडी 3 दिन बंद होती है, हर दुकानदार की कोशिश होती है कि मैं 3 दिन का माल रखूं अपने पास। बिल्कुल सही बात। तो इस बेस पे होता है।
कुछ चीज़ें मतलब ये कि हकीकत होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है जी। जब रेट बढ़ आता है तो उसमें कुछ महरक़ात डिमांड एंड सप्लाई के भी हो जाते हैं, अदरवाइज तो सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होती जितनी हमने परसेप्शन डेवलप कर ली होती है। और अच्छा, तो बस लास्ट क्वेश्चन, ये जो किसानों को मशवरे देना ये भी कर रहे होते हैं इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से? जो जदीद मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, हम जाते हैं मुख्तलिफ मतलब यहाँ पर फार्म हाउसेज है इस्लामाबाद में, हमारे इर्द गिर्द हम जाते हैं। स्मार्ट फार्मिंग से मुतालिक भी बात कर रहे होते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना दोस्त काम कर रहे हैं, खासकर जो है ना अदरक जो है ना तकरीबन $42 मिलियन का हम सालाना जो है ना इसको इम्पोर्ट करते हैं। इसको हम इम्पोर्ट करते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से नहीं, इंडोनेशिया से करते हैं, थाईलैंड से करते हैं, किसी टाइम में बर्मा और किसी टाइम में इंडिया से भी करते थे, जिसके वक्त हमारा ट्रेड बहाल था। सही है। तो अब जो है ना चाइना वगैरह थाईलैंड से, ज़्यादातर थाईलैंड से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैदावार दी नहीं। हम इंपोर्ट कम से कम करें, हमारी अपनी प्रोडक्शन हो और रेट भी कम हो जी। इसी तरह हमारे रेट कम हो जाएगा। बहुत से नायाब फ्रूट्स है, ड्रैगन फ्रूट हो गया, ब्लूबेरी हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, नेक्ट्रीन हो गई, जिसमें ब्लैकबेरी भी यहाँ पे अब ज्यादा बन रही है। ब्लैकबेरी का इंशाल्लाह ताला मैं तकरीबन 10, 15, 18, 20 दिन बाद इंशाल्लाह उसका तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं आपको गिफ्ट भी भेजूंगा इंशाल्लाह। नहीं, आप गिफ्ट ना भेजें, वैसे पता कहाँ से मिल रही है, हम ले लेंगे ब्लैकबेरी। नहीं, आपको भेजेंगे जी। और मदरोटा में है। अच्छा जी, हमारा एक दोस्त है, उसका ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि आज से चंद साल पहले जैसे हमें स्ट्रॉबेरी या कीवी उस तरह से नहीं मिलता था और आज बड़ा कॉमन हो गया है, ज्यादा कॉमन है। हाँ, अब तो एवोकाडो भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, तो उस तरह ब्लैकबेरी भी मिला करेगा। और जिस तरह के हमारे जो कलर कैप्सिकम है ना, ओके, ये रेड पेपर हो गया, येलो हो गया, इसमें फिर जो है ना और दीगर ये रेड चिली हो गई, हम थाईलैंड से जो है इम्पोर्ट करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह चेरी टोमेटोज हो गए। अब इसके जो है ना लोकल फार्मर्स जो है ना हमारे बड़ा फोकस्ड है, काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, वैल्यू एडिशन के साथ उस पे फिर कमा भी रहे होते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है, किसी वक्त बल्कि इकट्ठे किसी फार्म में जाके देखेंगे कि आप किस तरीके से काम करते हैं। जी जरूर, इंशाल्लाह। वी वुड लव टू गो। आज का हालांकि दिन देखें, हम मजदूरों के आलमी दिन की बात करें, टॉपिक फॉर चेंज हुआ जरूर, लेकिन आप ये देखिए उनका सारा जो काम है वो समहाउ मजदूरों के अराउंड सर्कल सर्किट कर रहा है। फार्मर भी है उसमें जो लोग मंडियों में काम कर रहे होते हैं वो भी है, जो भी सप्लाई चेन से जुड़े हैं उन सब के लिए काम हो रहा होता है, उनके लिए सहूलत हो रही होती है, आसानी हो रही होती है, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उनको, उनकी ज़िंदगी में सहूलत लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वाओ, जब इंसान बेबस हो जाता है ना, वहीं से मौत से शुरू हो जाती है। देखिएगा बाबा, मैं भी एक दिन आप ही की तरह जरूर कामयाब होंगी। चुप कर जाओ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, जवाब दूंगी उन सबको। शहर के हालात जरा ठीक नहीं है। तुम्हारा होने वाला दामाद बड़ा अफसर बना है, उसने इनकार कर दिया तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने को। हलाल की कमाई से पाली हुई औलाद वालिदैन की कभी भी नाफरमान नहीं होती।
हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। जब तक हम आपके साथ हैं, इसकी नौबत नहीं आएगी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और जब बात हो रही है लेबर डे की, जब बात हो रही है मजदूरों के आलमी दिन की, उनके हुकूक की, उनके मसाइल की, उनके लिए किए गए काम की, तो ऐसे में बहुत से इदारे, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम एक्टिविस्ट की बात करें, जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं मजदूरों के लिए, एंड बिलखुसूस अगर अब हम इस सेगमेंट में ख़वातीन मजदूरों की बात करें, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, वो चाहे इंडस्ट्री में काम कर रही हों या घरों में काम कर रही हों या कहीं पर किसी भी डोमेन में जो काम कर रही होती हैं, समहाउ एक चीज़ जो रिपोर्ट होती है कि अंडर पेड होती हैं, जो रिस्पेक्ट उनको डिज़र्व करते हैं उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती। आज हम इस मौजू पर बात भी करेंगे। इस खातून शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, उनका वसी तजुर्बा भी है इस फील्ड में, जिस तरीके से वो एज एन एक्टिविस्ट सामने आई हैं। मैं पढ़ रहा था उनसे मुतालिक कासिर यूनिवर्सिटी एंड बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने लेबर पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन में मास्टर्स किया हुआ है और वो कई अरसे से एडवोकेट हैं और काम कर रही हैं ख़वातीन के लिए भी, उनके हकूक़ के लिए भी और मज़दूरों के हकूक़ के लिए भी। तो आज मज़दूरों के आलमी दिन से हमने सोचा कि हम उनसे बात भी करें, किस तरीके से वो काम करती हैं, क्या चेंज उन्होंने देखा है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है। ये बहुत चीज़ मैटर करती है। और मैं जब भी लोग कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी जर्नी किससे ज़्यादा मैं उनकी सोच में बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ कि आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है। सो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से हम करवाने जा रहे हैं। शाहीना कौसर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाहीना? आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। आप भी लेबर डे सेलिब्रेट करें, लुक सो गुड। थैंक यू वेरी मच जी, आपके आने का शुक्रिया। हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है आपका यहाँ पर आना। थोड़ा सा बताएं कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? जैसे सबीन ने भी कहा ना, मुझे मोटिवेशन होती है कि अच्छा मुझे एज एन एक्टिविस्ट आना है सामने, या मुझे ख़वातीन के लिए काम, चूँकि आज का दिन चूँकि हम मज़दूरों की बात करें स्पेसिफिकली इस हवाले से कि अच्छा मज़दूरों के लिए काम करना है, आवाज़ बननी है उनकी। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है कि ऐसा नहीं होता कि जब आप पैदा होते हैं तो आप कोई तालीम हासिल करते हैं कि आपको एक्टिविस्ट बनना है या वुमेन राइट एक्टिविस्ट बनना है या लेबर राइट एक्टिविस्ट बनना है, कि आपको ये काम करना है। ये जब आप दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, जैसे मुझे पहली याद है जो बात वो ये है कि जो मैं अपने इर्द गिर्द डोमेस्टिक वर्कर्स को देखती थी जो कि हमारे ही घरों में काम करते थे, और ख़ास तौर पे वो जमादार जो आपके घरों से कूड़ा उठाने आते थे, तो जब मैं उनको देखती थी और मैं ये सोचती थी एज ए चाइल्ड कि क्या फ़र्क है, हम इनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ये हमारे घरों के अंदर एंटर नहीं होंगे, ये बाहर से कूड़ा उठा के लेके जाएंगे, या ये जो औरतें हमारे घरों में काम करने आती हैं ये काम करती हैं पर ये वो वाला खाना नहीं खा रही हैं जो हम खाते हैं, ये वो वाले कपड़े नहीं पहन रही हैं जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं इनके बच्चे नहीं जाते। सो ये मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई लगा, फिर मेरा राब्ता बहुत सारी ट्रेड यूनियंस के साथ हुआ जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को देखा और मुझे फिर समझ आने लगी कि ये वाकई ही पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल वर्कर और दीगर जो तबकात हैं मजदूरों के वो मौजूद हैं, और ये मैं अपने लाशौरी तौर पे इनको देख रही थी। कोई एजुकेशन बचपन में तो आपकी नहीं होती, आपको बताया नहीं जाता। सो दैट वाज माय मोटिवेशन। ऑब्जर्वेशन होती है, आप सीख भी रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और अभी तो आप एक ट्रेड जो नेशनल लेवल पे ट्रेड यूनियन है उसको पंजाब के लेवल पे देख रहे हैं, बिल्खुसूस ख़वातीन के चैप्टर को आप देख भी रही हैं। यूनियन के साथ अटैच होना ये कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि अच्छा मुझे एक प्रॉपर्ली एक यूनियन के साथ अटैच होना है और फिर मुझे काम करना है उनके लिए? अच्छा, ये भी एक ऐसा ही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी एक सोच थी कि वर्कर्स हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके मसाइल हैं और हम उनको देख भी रहे हैं। और ट्रेड यूनियंस बेसिकली एक ब्रिज हैं जो कि वर्कर्स के दरमियान, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के दरमियान एक नेगोशिएशंस का काम करती हैं। सो मुझे लगा कि जब पढ़ाई लिखाई के बाद आपको ये लगा कि अब आपको इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए। अगर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि एक वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर है,
चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, चाहे वो होम बेस्ड वर्कर है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक ऐसी तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जिसमें इनके डेली वेजेस, इनकी मंथली इनकम, इनकी सोशल सिक्योरिटी, इनके वर्किंग आवर, ये सब डिफाइन हो। सो फिर जब मैंने इसको अपने जहन में और अपने काम में और अपनी तालीम में फॉर्मलाइज करना शुरू किया, तो ट्रेड यूनियन ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम दूसरे मजदूरों के साथ मिलके और बड़ी तंजीमों के साथ जो कि वर्कर के ऊपर काम कर रही हैं उनके साथ मिलके ये काम करें। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट बना। दैट वाज द रीज़न कि मैं उनके साथ काम अच्छा, डोमेस्टिक वर्कर्स की जो आप बात करें, ज़्यादातर ख़वातीन हैं, हम देख रहे होते हैं, दूसरे घरों में जा रही होती है, काम भी कर रही होती हैं। डू रियली थिंक कि उनको उस तरह से पे किया जा रहा होता है? लेट्स सपोज एक सोसाइटी अगर उसने अपना एक बनाया हुआ है, एक पूल बनाया हुआ है, वहाँ पर उसने अगर इनरोल की है, जो सोसाइटी के थ्रू आप हायर करते हैं वो तो ठीक है, उन्होंने बताया कि जो वेज है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे उनके वेजेस, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर किसी ने अपनी मर्जी से रखा हुआ है। और एक वो वाली चीज़ भी होती है कि मजबूरी का फ़ायदा, कि रहने के पास अगर किसी के लिए कुछ नहीं है तो आप 10,000 रुपये में भी रख दें, लेकिन वो 10,000 रुपये में 24 आवर्स के लिए मतलब वो इंगेज होती हैं थ्रू आउट। डू यू रियली थिंक कि वो चेंज आ रहा है अभी? अच्छा, डोमेस्टिक वर्कर का मसला बहुत बड़ा मसला है। इंटरेस्टिंगली जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है और अमीर तबका भी है, वो भी उनको वेजेस पूरी नहीं दे रहा। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक वर्कर इतने घंटे काम करेगा और इतने घंटे उसको पैसे दिए जाएंगे, और नहीं दिए जाएंगे तो ये रेगुलेशन अथॉरिटी इसको चेक भी करेगी। लॉज मौजूद हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, उसको पाकिस्तान ने रेटिफाई भी किया है, उसके बाद लेजिस्लेशन भी डोमेस्टिक वर्कर भी हुई है, लेकिन वो अथॉरिटीज़ कहाँ हैं जो ये चेक करेगी कि एक औरत अगर एक घर में जाती है, वो 5 मुख्तलिफ काम करती है, हर काम के एवज या उन घंटों के एवज उसको कितने पैसे दिए जाते हैं। ये लेजिस्लेशन है इसकी? जी, डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर पाकिस्तान पंजाब में तो सबसे पहले इनिशिएटिव हुआ, और ये उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनकी एक मिनिमम वेज होगी, उनके वर्किंग आवर होंगे, और फिर उनको बाद में सोशल सिक्योरिटीज भी दी जाएंगी। अच्छा, मिनिमम वेज कितनी वैसे? देखिए, मिनिमम वेज को अगर आप लिविंग वेज को या कैलकुलेट करें तो जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट अनाउंस करती है फ्यू थाउजेंड, जो कि 18, 16, 17, 21, 22 के दरमियान है, फर्क है, नेशनल लेवल पे भी फर्क है, लेकिन वो है अनस्किल्ड वर्कर के लिए। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि जो मिनिमम वेज डिफाइन की जाती है वो अनस्किल्ड वर्कर की है। लेकिन जो बर्तन धो सकता है, जो खाना पका सकता है, जो माली है, जो ड्राइवर है, वो स्किल्ड वर्कर है। अच्छा, अब जो उनकी वेजेस होंगी वो उनकी स्किल के एतबार से कैलकुलेट होंगी और वो उनको दी जाएंगी। अच्छा, ये कौन सी रेगुलेशन अथॉरिटी है जो ये देख रही है कि ड्राइवर को 3,000 तनख्वाह मिल रही है, 9,000 मिल रही है, 20,000 मिल रही है, और वो कितने घंटे काम करता है, और उसकी जो स्किल है वो कितनी अच्छी स्किल है, और उसके एवज उसको कितने पैसे मिलने चाहिए। कपड़े इस्त्री करना एक स्किल है, माली होना एक स्किल है, खाना पकाना एक स्किल है, बर्तन तो ऐसा सोचते भी नहीं है। सोच से चीज शुरू होती है ना। हम अपने घरों में देखें, हमें तो ये सोच भी हमारे अंदर कभी नहीं डाली गई कि ये स्किल है, हमें इसका रिस्पेक्ट करनी है। जी, ये स्किल लेबर है। देखिए, अगर मैं अपने घर का खाना बनाती हूँ सो मैं वो एक स्किल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं और मसरूफ़ और मेरे बजाय घर में कोई और खाना बना रहा है सो वो एक स्किल्ड वर्कर है, मुझे उसकी स्किल के एवज उसको पैसे देने चाहिए। तो ये जो मिनिमम वेज का तस्वर है ना, ये थोड़ा सा वेग सा है, और हम बड़े खुश होते हैं कि हर साल जो है हमारे लोग अनाउंस कर देते हैं मिनिमम वेजेस, लेकिन वो मिनिमम वेजेस जो अनाउंस होती हैं वो अनस्किल्ड वर्कर की होती हैं। स्किल्ड वर्कर के लिए डिफाइन होना चाहिए। और मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ कि ये सब तो घरों के अंदर हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री में हो रहा है, जो कि आपको घर से बाहर नजर आती है, वहाँ के ऊपर आपको लॉज बने हुए हैं, कितनी मिनिमम वेज होगी, कितने आवर्स होंगे, सोशल सिक्योरिटी होगी, वर्कर वेलफेयर फंड होगा, उनको पेंशन मिलेगी, वहाँ कितना इतलाक हो रहा है? वहाँ भी इतलाक नहीं हो रहा। वहाँ तो लेबर इंस्पेक्टर्स जाते हैं और वो किस हद तक इंस्पेक्शन कर सकते हैं ये एक अलग सवाल है। तो वो इंडस्ट्री जो कि आपको घरों से बाहर और आपको इंडस्ट्रियल एरियाज में नजर आती है, और हम बेसिक ट्रेड यूनियन उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो वो लोग जो घरों के अंदर काम करते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मसाइल को कैसे समझेंगे? जैसे भी आपने कहा कि नई लोगों को पता है, तो लोगों को इसीलिए नहीं पता कि हमने कभी उनको प्रोमिनेंट करके उनको डिस्कस नहीं किया और उनके मसाइल को सामने लेके नहीं, हमने कैटेगराइज ही नहीं किया ना कभी। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। कैटेगरीज अगर आप बता दें, पाकिस्तान में लेबर्स की क्या कैटेगरीज हैं? अभी हम स्किल्ड की बात की, घर में काम करने वाले जो हाउस हेल्प है उसकी बात की,
कैटेगरीज क्या हैं वर्कर्स की? अच्छा, एक तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इनफॉर्मल वर्कर और फॉर्मल वर्कर। ओके। फॉर्मल वर्कर वो हैं जो किसी शेड के नीचे, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उसमें काम करते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंगली जो किसी एक फैक्ट्री की छत के नीचे भी वर्कर काम करते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मल वो भी नहीं है, वो रजिस्टर्ड वो भी नहीं है। वहाँ पे भी कैटेगरी है। वहाँ दिहाड़ीदार मजदूर है, वहाँ सीजनल मजदूर है, वहाँ ठेकेदार के अंडर आने वाला मजदूर है, वहाँ पे परमानेंट मजदूर है, वहाँ पे कच्चा और पक्का मजदूर है। ठीक है। कच्चा पक्का मजदूर? कच्चा पक्का वो है जी, देखिए पाकिस्तान के लेबर लॉज ये कहते हैं कि 3 महीने अगर एक वर्कर ने एक जगह पे काम किया है, 3 महीने बाद वो परमानेंट वर्कर होगा। उसके बाद उसकी सोशल सिक्योरिटी और उसको वेलफेयर वर्कर के सारी स्कीम्स के अंडर लाया जाएगा, उसको ईयूबीआई में रजिस्टर्ड किया जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, उसके 3 महीने होने से पहले ही उसको भगा दिया, पक्का ना करना पड़े उसकी, क्योंकि उस एम्प्लॉयर को उसकी सोशल सिक्योरिटी की एवज एक परसेंटेज होती है, वो गवर्नमेंट को देनी होती है, उसके वर्कर वेलफेयर के पैसे देने होते हैं, ईयूबीआई के देने होते हैं। उससे बचने के लिए एक शेड के नीचे एक इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर काम करता हुआ वर्कर जो कि फॉर्मल है, उसको ही इनफॉर्मल बना दिया जाता है। अब एक ठेकेदार को आप हायर करते हैं, वो ठेकेदार अपने वर्कर लेके आता है, वो ठेकेदार के वर्कर है, फैक्ट्री ये कह रही है कि ये मेरे वर्कर नहीं है। ओके, फैक्ट्री के लिए सिर्फ ठेकेदार है, एक ठेकेदार है। अब वो ठेकेदार दिहाड़ी पे लेके आए, पीस रेट पे लेके आए, सीजन्स पे लेके आए, ये सब ठेकेदार के अंडर चला गया, कोई रेगुलेशन उसको नहीं देख रही। ये तो मैंने आपको जो मैं कह रही हूँ सो कॉल्ड फॉर्मल वर्कर है उसके हालात बता दिए। इनफॉर्मल में आइए, मेरे ख्याल में तो डोमेस्टिक वर्कर भी इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेशन हो गई। डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में रह के औरतें और मर्द काम करते हैं पीस रेट के ऊपर, वो भी कंसीडर होते हैं। इसके अलावा हमारे जो कान कुन हैं, जो हमारे भट्टों पे लोग काम करते हैं, जो हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कि आप किसी भी जगह से बहुत गिले भी होते हैं। आप देखिए वहाँ चौकों पे जो बैठे हुए अपने लेके गदालें और वो बैठे हुए सारा दिन दिहाड़ी के इंतजार में, वो वर्कर भी हैं। जो लोग हमारे वर्कशॉपों पे काम करते हैं, वो लोग भी इसमें, जो हमारे खेतों में लोग काम करते हैं, और खेतों में काम करने वालों की जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो एक लंबी कहानी है। सो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया को इस पे बहुत बात करनी चाहिए, ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि किस किस तरह के वर्कर हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, और उनकी किस किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जैसे आपने कहा कि लोगों को नहीं पता, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है ना तो इन टॉपिक्स पर ड्रामे बनाती है। आप कोई टॉपिक उठा के देखें, किसी वर्कर के ऊपर कभी कोई स्टोरी लिखी गई है कि उसके क्या मसाइल हैं, वो क्या कर रहा है, या हम कितने टॉक शोज, हम साल में एक टॉक शो कर लेते हैं, एक टेलीविजन चैनल, सही बात है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इस पे आती हैं, और कैटेगराइज वाइज अगर हम देखें तो कितने इश्यूज के ऊपर लोग बात करते हैं और कितने लोग इन इश्यूज से अवेयर भी हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आप इशू को हाईलाइट नहीं करेंगे, वो एक तरह से सेंसिटाइज करना आपका काम है, और हर लेवल पर, हर डोमेन में हम देख रहे होते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि हर इस पर बात की जाए कम अज़ कम। बट इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या हैं? चले बात हो गई, मीडिया में चीज़ हाईलाइट हो गई, टॉक शोज़ में बात हो गई, ड्रामे बन गए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। बट आपको सॉल्यूशन क्या दिखता है? ऑलरेडी जो आप बता रही है लॉस तो मौजूद हैं, लेकिन इतने ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे जाकर किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, एक तो कवानीन होने चाहिए जो कि मैंने आपसे कहा कि मौजूद हैं, और वो 1934 के वाले भी मौजूद हैं, जिसको बाद में 18th अमेंडमेंट के बाद उसमें प्रोविंसेस में भी लेके आए हम लोग, और वो बने भी। एक तो लॉ है आपका, वो फिर पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए, और फिर रेगुलेशन अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो कि जाके ये देखें कि ये सब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 17,000 18,000 समथिंग वट एवर द अमाउंट एग्जैक्ट, वो अनाउंस कर दिया, कौन है जो जाके फैक्ट्री में ये चेक कर रहा है कि वो तनख्वाह उनको मिल भी रही है कि नहीं, कितने वर्कर को, कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर को वो तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, कितना वर्कर जो कि किसी फैक्ट्री में काम करता है वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, कितना वर्कर ईओबीआई के साथ, कितना वर्कर वेलफेयर फंड के साथ, और कितने % वर्किंग आवर की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और अगर 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटे के एवज मिलती है आपको तनख्वाह, और अगर उसके बाद कोई वर्कर फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम करता है उसको ओवर टाइम मिल रहा है, और अगर उसको वो ओवर टाइम मिल रहा है तो वो कानून के मुताबिक मिल रहा है, जो कि डबल होना चाहिए पर आवर, जो कि उसकी तनख्वाह के एवज डबल हो जाएगा। सो इस सब को चेक करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव किस्म की इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, और इंटरेस्टिंगली लेजिस्लेशन के तहत और हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स मौजूद भी हैं। अब आप लेबर इंस्पेक्टर्स की तादाद इतनी कम है और वो इफेक्टिव भी नहीं है, और ख़ुद लेबर इंस्पेक्टर की तनख्वाह इतनी कम है कि अगर वो किसी फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो वो फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्री मालिकान ने नोटिस लगाए हुए हैं कि हमारी फैक्ट्री के प्रीमिसेस में लेबर इंस्पेक्टर एंटर नहीं होगा, और एंटर होने से पहले ज़रा इस नंबर पे फ़ोन कर लें।
अच्छा। सो वो जो करप्शन वहाँ हो रही है वो उसकी एक अलग कहानी है। हालांकि देखिए उसका तो काम है कि उसने तो छापा मारना है एक तरह से जाके। भाई उसकी छापा मारने के लिए भी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। वो एक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है जिसमें पेट्रोल के उसके पास पैसे कोई नहीं है, उसको तनख्वाह मिल रही है इतनी कम कि वो शायद खुद भी पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक फैक्ट्री के बाहर गया है, वहाँ गार्ड खड़े हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फेस कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह का हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है या जिस तरह की सोसाइटी है हम लोग, और यहाँ पे जिस तरह पावर का इस्तेमाल होता है, एक लेबर इंस्पेक्टर उस इंडस्ट्रियलिस्ट से वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, वो फील भी नहीं करेगा कि उसके पास अथॉरिटी भी है। एग्जैक्टली और वो उस टेलीफोन पे ही फोन करेगा और उसके बाद जो होगा वो फिर जी हम उस पे बात नहीं करते क्योंकि हम क्या करप्शन पे बातें करें। हाँ। आपको और हमें पता है बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, हम इसको मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और जब हम आलमी दिन की बात करें मजदूरों के, उसके मुतालिक हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? राजू चाचा का बेटा है ना कामी, उसकी अभी भी तलाक हुई है, मुझे लगता है मुझसे शादी कर ले। ठीक है, तो अलग में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। आप बेवा होकर क्या करेंगी? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। बिजली के झटके लगे वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। वेलकम बैक। मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से बात कर रहे हैं आज पूरा प्रोग्राम भी, और अभी जो सेगमेंट हमारा हो रहा है जिसमें हमने बात की बिलखुसूस कवानीन की, इम्प्लीमेंटेशन की, माइंडसेट की, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। शाहना कौसर साहब साथ मौजूद हैं। अच्छा, इसमें अब बहुत से केसेस हमारे सामने आए। अगर हम चाइल्ड स्लेवरी पे आ जाएं, और हमने बहुत से कम सिन बच्चों को जो काम करते देखा, एक तो एक बहुत डिस्करेज भी उसके करते हैं, हर फॉरम में डिस्करेज किया जाता है, उस पर ज़्यादा लॉज भी हैं, उस पर हम आगाही की बात भी करते हैं। तैयबा तशद्दुद केस भी हमारे सामने है। ऐसे बहुत सारे केसेस टाइम टू टाइम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने सेंसिटाइज किया इस इशू को। चेंज देखा है आपने सोसाइटी में? जो कि इससे पहले आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा तबका, फाइनेंशियली स्टेबल तबका, वही ज़्यादा अच्छा ऐसे जो केसेस आ रहे होते हैं, वो जब आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, जो हाईलाइट होते हैं, तो वो वाकई बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती हैं उनके पीछे। पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पावरफुल लोग होते हैं, और एट द सेम टाइम पैसे वाले लोग होते हैं। हम देखें घरों में जाके डोमेस्टिक वर्कर के हालात, हम कोई रेगुलेशन अथॉरिटीज़ बनाएं, इंस्पेक्शंस बनाएं। देखिए हमारे पास बड़े बड़े अच्छे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जैसे यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि घर घर कर सकते हैं बिल्कुल, अगर हम करना चाहें तो। लेकिन आप ये देखें ना, वो तो चलो होगी बात के स्ट्रक्चर हो या है भी, हम इसे यूटिलाइज कर लें। ये जो एक रवैया है, एक कॉल करता है कोई भी किसी को, वो बच्ची चाहिए कोई घर में रखने के लिए। हमारे आसपास आपने कई कॉल्स देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है। हम कॉल कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, हाँ वो उनको चाहिए, उनको हाउस हेल्प चाहिए, कोई बच्ची देखना है, वो गांव से कोई बच्ची को ले आए, वो फलाने से पूछ लो उसकी बहन अगर अवेलेबल है कि हमारे यहाँ ये कर रही है, काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है। हम उसे डिस्करेज ही नहीं कर रहे होते, हम पढ़े लिखे हो के डिस्करेज नहीं कर रहे उसको,
क्योंकि गांव से जो लड़की आ रही है उसको एक्सप्लॉइट करने का बहुत सारा मार्जिन आपके पास होगा। कि बकौल सबके वो ये कि वो तेज नहीं है, सादी है, सादा है, वो शहर के रवैये नहीं समझेगी, वो पिज्ज़ा और बर्गर डिमांड नहीं करेगी, वो हमारे बच्चों की तरह के लिबास डिमांड नहीं करेगी। तो वो जो दिमाग में हमारे एक्सप्लॉयटेशन का पहले से ध्यान होता है, उसको ध्यान में रख के गाँव से लड़की बुलाई जाती है। देखिए, आप डोमेस्टिक वर्क को या इस एक्सप्लॉयटेशन को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसको आपको जोड़ना होगा गुर्बत के साथ, सही बात है, अपनी आबादी के साथ, और इस बात के साथ कि अगर इस एक घर में 7-8 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि 2-3 कोई ले ही जाए, तो इसके साथ देखना होगा। तो आप इसको गुर्बत के साथ देखिए। ये हमारा एज ए सोसाइटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट के ये काम है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी काम करे, वो एजुकेशन के ऊपर भी काम करे, वो गुर्बत को ख़त्म करने के ऊपर भी काम करे, और उन पेरेंट्स को नौकरियां और पैसा कमाने की फैसिलिटीज़ हो, ना कि वो उनके बच्चे कमा रहे हो। तो अगर हम सिर्फ बैठकर ये बातें करें कि अच्छा गांव से लड़की आ जाती है, ये डोमेस्टिक वर्क है और उसके अंदर ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो एज ए सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओवरऑल एज ए गवर्नमेंट की सतह पे इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, इसके बगैर आप इसके ऊपर ये बात भी नहीं कर सकते। शाहिन साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अकाउंटेबल ठहराते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी ठहराना चाहिए। बेशक रिसोर्सेज जो भी, जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि 6-7 बच्चे हैं तो ठीक है, एक आध चला भी गया तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, ठीक है, खैर खैरियत भी बड़ी मुश्किल से पूछ रहे थे। जो हमने वाक़यात देखे उनमें यही होता है कि 6 महीने पहले बच्ची घर वापस आई थी, मिलने के लिए आई थी, या मुलाकात नहीं हुई इतने टाइम में, या बच्ची कह रही थी मैंने नहीं काम करना, वापस जाना, घर वाले कह रहे नहीं काम करो जाके, और उसके बाद में वो पेरेंट्स सामने आ जाते हैं। अंडर 18 की मैं बात कर रही हूँ, जब आप कम से कम बच्चियों को भेज रहे हैं, उसके बाद मीडिया पे आके, कैमरे में आके बात कर रहे हैं, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है वो। अच्छा, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसको जरा हम दोबारा से समझते हैं। एक तरह हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे तबके की, जो कि बहुत पढ़ा लिखा और पैसे वाला है, वो ये काम कर रहा है, और हम तवक्को कर रहे हैं वो कम पढ़े लिखे गरीब माँ बाप से, जिन्होंने शहर, पूरी फैमिली ने कभी शहर नहीं देखा, उनको इस बात का पता भी नहीं, उन्होंने स्लेवरी देखी अपने गांव के खेत में कि चौधरी हमें लेके जाता है और वहाँ काम करते हैं। हम उन पेरेंट्स से इस शऊर की तवक्को कर रहे हैं कि जो शऊर यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि पढ़ा लिखा और अमीर तबका उसको ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, लेकिन अगर उसको ये बताया जाए कि आप के कितने बच्चे होने चाहिए, ये गवर्नमेंट कह रही है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, और अगर उस पेरेंट्स के पास नौकरियां हों, तो मैं ये कभी नहीं मानती कि वो पेरेंट्स उठा के अपने बच्चे, जो पेरेंट्स गली में जाने नहीं देते अपनी बेटियों को, वो उठा के दूसरे शहर में, दूसरे घरों में जहाँ दूसरे मर्द और औरतें रहते हैं और उनके दूसरे रिश्तेदार भी आते हैं, वहाँ अपने बच्चे दे दें। तो ये जो गुर्बत और मजबूरी है, ये वही समझ सकता है जिस पे ये गुर्बत और मजबूरी गुजरती है। जब हम एक बाशऊर तबके से, पढ़े लिखे तबके से और अमीर तबके से ये डिमांड करने में कामयाब नहीं हुए, तो वो लोग जो जिनके पास तालीम, शऊर और रोज़गार भी नहीं है, उनसे ये तवक्को करना इन हालात में कुछ बेहतर नहीं है। आपकी बात से भी मैं एग्री करूंगी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि जब आप औलाद पैदा करते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, पैदा करने से पहले जिम्मेदारी आ जाती है। तो जो आप वाली बात है ना कि बताना ज़रूरी है, ठीक है, वो बताना ज़रूरी है, बट समहाउ खुद भी समझना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को, कि किस तरह से आपने अपनी फैमिली को लेकर चलना है, आपके कितने रिसोर्सेज हैं, आपके रिसोर्सेज हैं तो आप उस लिहाज से अपनी फैमिली को प्लान करें। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग, शाहिना साहब, मैंने देखा है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा होता है बहुत जगहों के ऊपर, क्योंकि अक्सर वो है कि पता भी होता है माहौल क्या। अब तो इतनी इस तरह के इश्यूज हाईलाइट हो चुके हैं कि गांव में बैठी एक औरत जिसने पढ़ी लिखी भी नहीं है, शायद अपने गांव से भी बाहर नहीं गई होगी, बट उसको भी पता है कि शहर में क्या हो रहा होता है। खबरें इस हद तक फैल चुकी हैं, जिम्मेदारी, घर में अच्छा ओके, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती, लेकिन वो डायरेक्शन इस तरफ जा रही है कि हम ये जिम्मेदारी इसी तबके पे डाल रहे हैं। वो मजदूर जो एक्सप्लॉइटर है, वो मजदूर जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको माहौल नहीं मिल रहा, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, घर नहीं उनको मिल रहा, जो कि एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तालीम, सेहत सब उसको मिलना चाहिए जिस स्टेट में वो रहता है। ये जिम्मेदारी हम उस पर डाल नहीं सकते, ये जिम्मेदारी उस पर डालनी चाहिए नहीं है। वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, और जो भी किसी सिचुएशन में एक्सप्लॉइट हो रहा है वो मजलूम है। उसका मजलूम पे सवाल नहीं है, बट आई थिंक इसको हम यूं समझ करते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है। जी, हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि जो आपने बात की, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उस पर हमें ज़्यादा जिम्मेदारी डालनी भी चाहिए। ज़्यादा हमें उस तरफ देखना भी चाहिए कि आपकी तो सबसे पहले जिम्मेदारी है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं पर सिचुएशन ऐसी होती है, वो मजलूम भी है, वो गरीब भी है, वो कमज़ोर भी है, वो बेचारा मजबूर भी है,
और दुरुस्त बात है कि ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं, अब कोशिश तो होती है कि अपने बच्चे की हिफाजत करें, लेकिन हाँ मजबूरियां आपसे बड़ा कुछ करवा बैठती हैं और हमारे इस माशरे में हुआ भी है। अगेन होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम एक तरफ कवानीन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, दूसरी शऊर पे भी काम हो, पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे भी काम हो। हम ये नहीं कहते कि सारा कुछ सारा एक ही डिमेंशन में हम चलना शुरू कर दें। हर डिमेंशन में जो ड्यू रोल है वो होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, ताकि जिसकी भी जिम्मेदारी है सब पे काम करना है। एग्जैक्टली मैं ये आप बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर लें तो मैं कहती हूँ दैट इज 1% ऑन पेरेंट्स बिल्कुल एंड 90% ऑन गवर्नमेंट्स, और बाद में जो मुख्तलिफ हमारे एकेडमिया है, हमारा मीडिया है, हमारे इंडिविजुअल्स हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन पे बाकी 99% जिम्मेदारी आती है। आई थिंक माइंडसेट की भी बात है ना, जब माइंडसेट चेंज होगा सबका, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक तो जो एक्सप्लॉइट कर रहा है जानते पूछते, एक जिसको पता ही नहीं बेचारे को, उसका भी तो माइंडसेट चेंज करना है, अवेयरनेस उसको भी देनी है कि अपने राइट के लिए बात करे, राइट के लिए बात करे। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं जो मजदूर, जिस तरह अभी आपने कहा ना कि वो जो बाहर बैठे हैं, फुटपाथ किनारे बैठे हैं, जिसके बारे में आज हमने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि छुट्टी का दिन तो है लेकिन उसको तो ना छुट्टी मिली है और ना ही उसके लिए कोई सहूलत हुई है। वो तो कहेगा क्योंकि आज छुट्टी है तो घर में मर्द होंगे, आज वो वक्त मिलेगा काम कराने के लिए, आज आएंगे हमें काम मिल जाएगा। थोड़े उनके इश्यूज पे बात कीजिए। देखिए, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम सुबह जब अपने दफातर में जा रहे होते हैं, हम किसी भी बड़े चौक पर देखते हैं तो आपको 20-25 लोग जो कि अपने औजार के साथ, कोई ब्रश के साथ, कोई पेंट बॉक्स के साथ, कोई अपनी कुल्हाड़ी के साथ, कोई अपने गदाले के साथ बैठा हुआ है, अब वो वेट कर रहा है। और आपने वो मंजर कभी देखा है कि गाड़ी आके रुकती है तो लोग उसके सब जमकट्टा बना के गाड़ी के पास आ जाते हैं, भागते हैं कि हमें हायर कर लीजिए। अच्छा, मैंने वो लोग भी देखे हैं कि वो सारा दिन वहाँ बैठे रहते हैं, 7-8-9 बजे के करीब तक अगर कोई उनको पिक कर लेता है, वो निगोशिएशन हो रही है उस वर्कर के दरमियान और उस गाड़ी वाले के दरमियान, वो उसको कितने पैसे देगा, वो कितना काम कराएगा, ये वहाँ तय हो रहा है। हम तो उसको देख भी नहीं रहे, हमें तो पता भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या एक्सप्लॉयटेशन है। जो पीछे रह जाते हैं, आपने कभी देखा है, वो अपने छोटे छोटे रुमालों में उन्होंने अपना खाना बांधा होता है, जब उनको दिहाड़ी नहीं मिलती तो वो अपना वो खाना खा रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि मैं आज घर वापस जाऊंगा और मैं दिहाड़ी के पैसे लेके नहीं जाऊंगा। वो जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी कमाई वो उस एक दिहाड़ी की है जो कि 2000 से बहुत कम है, और वो भी निगोशिएट कर रहा है उस गाड़ी वाले के साथ जो कि इस वक्त उसका एम्प्लॉयर है। यस, और वो भी आप ये देखें, सॉरी आपकी बात कट गई, कि जब आपने गाड़ी जाके रोकी और उस वक्त लेट्स सपोज 15 लोग आपके आसपास तकरीबन आ जाते हैं, अब आप देखते हैं उसमें से कौन कम पैसे मांगेगा। एग्जैक्टली अब हर बंदे को काम चाहिए, वो हर बंदा कहेगा मैं इससे कम ऑफर कर दूं कि मुझे काम मिल जाए, मुझे काम एग्जैक्टली। और यही वो चीप लेबर उठाने के लिए, वो हो सकता है वो किसी फैक्ट्री का ठेकेदार हो सकता है वो सीजनल वर्कर उठाने आया हो जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न या वर्बल भी नहीं कर रहा उनके साथ। अगर वो उसको अपने घर में लेके जाता है, चाहे वो सिर्फ इसलिए लेके जा रहा है कि वो छत से ईंटें नीचे लेके आएगा, अगर उस दौरान उस वर्कर को चोट लगती है, कौन जिम्मेदार है, कौन कवर करेगा उसकी हेल्थ को? अगर उस दौरान उसकी टांग टूट जाती है, अगर वो उसमें मर भी जाता है, इज देयर एनी कॉम्पनसेशन? तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो ये हिस्सा है, ये बड़ा ही, इसकी रियलिटी बड़ी ही दर्दनाक भी है और इसको कोई देख भी नहीं रहा है। और ये नहीं कि वो नज़र नहीं आ रहा है, हम तो कह रहे हैं ना हमें डोमेस्टिक वर्कर्स नज़र नहीं आते, हम उनके इश्यूज नज़र नहीं आते, लेकिन ये जो चौक पे बैठा हुआ वर्कर है, ये हम सबको नज़र आता है, ये हम रोज़ देख के गुजरते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसी रूटीन की बात होगी है कि अब बस हम कहते हैं सही है, साल में एक दफ़ा एक दिन मना लिया जाता है, उस दिन के लिहाज से उनको याद भी कर लिया जाता है, क्रिटिसाइज भी कर लिया जाता है, एट द सेम टाइम उनके साथ एक सपोर्ट भी शो कर दी जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट वो साल में सिर्फ एक दिन। और वो मज़दूर सब घर में छुट्टी करके बैठे हुए हैं, बट वो मज़दूर वो एक्चुअली वो फुटपाथ पे है, वो आज भी वहाँ बैठकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ार करे कि किसी तरह मुझे कोई काम दे दे, दिहाड़ी पे रख ले। और आप वही देख रहे होते कि अच्छा इसमें कितना कम पैसे करवा सकते हैं। ठीक है, बार्गेनिंग होती है कि आप बार्गेन करें, लेकिन एक्सप्लॉइट ना करें। और एक बार्गेन कौन करा रहा है? जो ब्रांड पे जाके 30-30 हज़ार का सूट ले एक सूट 30-30 हज़ार के लॉन का सूट लेके, और उसके बाद आपने घर में जो वर्कर रखी होती है उसको आप 7-8-10 हज़ार रुपये पे रख रहे होते हैं, जो कि 24 घंटे आपके घर के काम में मसरूफ़ होती है, 24 घंटे बाउंड होती है आपके घर में। तो अपने अंदर की बात होती है कि आपने अपनी सोच किस तरह से चेंज करनी है, हमने हर लेवल पर किस तरह से अपने आप को बदलना है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आज के शो का मकसद भी यही था कि हम किसी तरह से सोच चेंज करने में, आपकी भी और हमारी अपनी भी, हम भी सीख रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी शायद, मैं और शुएब हम भी यही करते हैं, साल में एक दफ़ा लेबर डे मना लिया, हम भी आके शो कर लिया, बात कर ली, लेकिन उसके बाद सारा साल हम भी भूल जाते हैं कि अच्छा मजदूर भी कोई है, ये तबका भी है,
इसके बारे में भी मजीद बात करनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर अपनी सोच को चेंज करना है, और अपने दिलों आसपास को वालों की चेंज सोच को भी चेंज करना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना, एक्सप्लॉइट करने की बात करे मजदूर को, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हैं, कोई भी है, स्नप करें जी। हाँ, इन अ डिसेंट वे। ज़ाहिर है आप मैं फैमिली मेंबर्स की बात में बड़े भी होते हैं उसमें, तो उसमें आपने उनको ज़रा बड़े प्यार से, बड़े तरीके से समझाना है कि लेट्स नॉट डू दिस, बड़े तरीके से समझाएं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, आप माइंड सेट चेंज करते हैं, अपना तो करें, अपने आसपास वालों का भी करें, और ये चेन फिर एक चल पड़ती है। शाहनाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने के लिए, और अल्लाह करे कि चेंज आए, अल्लाह करे वो माइंड से चेंज हो, अल्लाह करे वो होलिस्टिक अप्रोच जो हम बात आज इस सेगमेंट में भी करते हैं कि हम सबको मिलकर अपने अपने डोमेन में काम करना है इस सेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए भी, ताकि मजदूर वो इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल है, वो जिस तरीके से भी काम करे, जहाँ जहाँ जिस अंदाज से एक्सप्लॉइट हो रहा है वो एक्सप्लॉइटेशन उसकी ना हो। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।